संविधान सभा ने कर दिखाया। हमारे पास जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स की तरह है, तथ्यों और तारीखों से भरपूर। हाँ बिल्कुल, फैक्ट बेस्ड। तो हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा को समझना है, कैसे एक विचार ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का रूप लिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये विचार ये आया कहां से, कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक सभा बनानी चाहिए। किसी के दिमाग में तो पहली बार ये बात आई होगी। बिल्कुल, और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतना बड़ा विचार एक व्यक्ति से शुरू हुआ। साल था 1934 और वो व्यक्ति थे M.N. रॉय। M.N. रॉय जी, उस समय के एक बड़े विचारक थे। उन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। अच्छा। लेकिन एक व्यक्ति का विचार तो सिर्फ एक विचार होता है, उसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनने में वक्त लगता है। तो ये आंदोलन कैसे बना? ठीक अगले ही साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को अपना लिया। अब ये सिर्फ M.N. रॉय का विचार नहीं था, बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक मांग बन गई। यानी अब दबाव बढ़ गया बहुत ज्यादा। और फिर 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सिद्धांत के तौर पर यह मान लिया कि हाँ, भारत का संविधान मुख्य रूप से भारतीय ही बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। मतलब 6 साल लग गए सिर्फ इस बात को मनवाने में कि हम अपने नियम खुद बना सकते हैं। हाँ। तो चलिए, बात तो मान ली गई, पर अब इतने बड़े देश के लिए एक सभा बनाना, ये कैसे हुआ होगा? इसका आधार क्या था? इसका आधार बना 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान? जी, इसी प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य होने थे। 389? हाँ, ये संख्या बहुत सोच समझकर तय की गई थी। इसमें से 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत के लिए, यानी वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और 93 सीटें थीं देशी रियासतों के लिए। लेकिन इन सदस्यों को चुना किसने? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। ये सीधा चुनाव नहीं था। अच्छा। उस समय वैसा चुनाव कराना संभव भी नहीं था। ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब? इसका आसान मतलब ये है कि प्रांतों की जो अपनी विधानसभाएं थीं, उनके सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा में भेजा। अच्छा, तो MLAs ने चुना? एक तरह से हाँ। और जो देशी रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो ये उस समय की राजनीतिक हकीकत को देखते हुए एक मिला जुला मॉडल था। तो सभा बन गई, सदस्य चुन लिए गए। अब वो ऐतिहासिक दिन जब ये सब लोग पहली बार एक साथ बैठे, अलग-अलग सोच। पहले दिन क्या हुआ? पहली बैठक में उत्साह तो था ही, लेकिन एक उलझन भी थी। सबसे पहला सवाल था कि सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। कोई स्थायी अध्यक्ष तो था नहीं। सही बात है। तो एक फ्रांसीसी प्रथा का पालन किया गया। एक मिनट, फ्रांसीसी प्रथा भारत की संविधान सभा की शुरुआत में, ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड डिटेल है। हाँ, ये दिलचस्प है। इस प्रथा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ यानी सबसे उम्रदराज सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। अच्छा, वरिष्ठता के सम्मान में? बिल्कुल। और उस समय सभा में सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उन्हें पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये फैक्ट याद रखने वाला है। हाँ, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सिर्फ एक दिन के लिए था। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? बिल्कुल, इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके साथ H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो अब सभा के पास अपना नेतृत्व था और काम शुरू हो सकता था। मंच तैयार था। और यहीं से असली काम यानी संविधान का दर्शन तय करने की शुरुआत हुई होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली बैठक के बस 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक दस्तावेज पेश किया। वो उद्देश्य प्रस्ताव? जी, उद्देश्य प्रस्ताव। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये संविधान की आत्मा थी। इसमें लिखा था कि हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। एक विजन जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का वादा था। तो ये एक तरह से पूरे संविधान का ब्लूप्रिंट था। आप इसे एक ध्रुव तारा कह सकते हैं, जिसने अगले 3 साल तक संविधान निर्माताओं को रास्ता दिखाया। इसे स्वीकार कब किया गया? इस पर सभा में 8 दिनों तक गहन बहस हुई और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल का आधार बना।
ठीक है, तो विजन तय हो गया, लेकिन इतने बड़े देश का संविधान लिखना, एक एक कानून, एक एक नियम बनाना, बहुत बड़ा काम था। 389 लोग मिलकर हर चीज पर तो बहस नहीं कर सकते थे। ये तो कियोस हो जाता है। सही बात है। उन्होंने इस प्रक्रिया को मैनेज कैसे किया? इसका एक ही तरीका था, काम को बांटना, और इसके लिए बनाई गई समितियां। कुल मिलाकर कई समितियां थीं जिन्होंने संविधान के अलग अलग हिस्सों पर काम किया। जैसे किसी ने मौलिक अधिकारों पर काम किया, किसी ने केंद्र और राज्यों के संबंधों पर, और इसी तरह। इन सब में कोई एक समिति तो होगी जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, जो इन सब विचारों को जोड़कर एक कानूनी दस्तावेज बना रही थी। हाँ, और वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। और इसकी अध्यक्षता इस सबसे मुश्किल काम की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और उनकी टीम में कौन कौन थे? ये 7 सदस्यों की एक टीम थी, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा उस समय के कुछ बेहतरीन कानूनी दिमाग शामिल थे, जैसे N. गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी। यहाँ पर एक मानवीय पहलू भी है जो इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। वो क्या है? काम के दौरान एक सदस्य B.L. मित्तल को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह N. माधवराव आए, और एक सदस्य D.P. खेतान का देहांत हो गया, जिनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी को लिया गया। मतलब ये काम कितना थका देने वाला और लंबा था। बिल्कुल। मुझे जो बात इन समितियों के बारे में दिलचस्प लगी वो है कि काम का बंटवारा कैसे किया गया। ऐसा लगता है जैसे हर बड़े नेता को उसकी शख्सियत के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये उस समय के पावर डायनामिक्स को भी दिखाता है। जैसे संघ यानी केंद्र से जुड़ी 2 सबसे महत्वपूर्ण समितियां, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिनका नजरिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय था। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर प्रांतों को एक करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे पेचीदा मुद्दों की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, जो जमीनी राजनीति के माहिर थे। सही। और सभा के अध्यक्ष होने के नाते प्रक्रिया और संचालन के नियम बनाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। ये एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इन सारी समितियों की मेहनत, बहसों और बैठकों के बाद ये पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा? वो एक आंकड़ा है जो हम सब ने स्कूल में जरूर सुना है। हाँ, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये सुनने में बस एक आंकड़ा लगता है, लेकिन जरा इसके पीछे के हालात को सोचिए। सही बात है। ये यात्रा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई। इन लगभग 3 सालों के दौरान देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। जी, उस उथल पुथल के बीच दिल्ली में ये लोग एक एक शब्द, एक एक कॉमा पर बहस करके भविष्य के भारत की नींव रख रहे थे। और इन 3 सालों में इन्होंने काम कैसे किया? क्या वो हर रोज मिलते थे? नहीं, इस पूरी अवधि में कुल 11 सत्र हुए। सभा की बैठकें 165 दिनों तक चली। 165 दिन? लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है वो ये है कि संविधान के ड्राफ्ट पर ही 114 दिनों तक बहस हुई। मतलब 3 महीने से भी ज्यादा सिर्फ ड्राफ्ट पर बहस हुई। जी, ये दिखाता है कि कुछ भी यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया गया। हर अनुच्छेद पर सवाल उठाए गए, संशोधन प्रस्तावित हुए और वोटिंग हुई। ये सिर्फ लिखने की नहीं, बल्कि सहमति बनाने की एक जबरदस्त प्रक्रिया थी। और फिर वो 2 बड़ी तारीखें आती हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, और दूसरा, जब वो लागू हुआ। सही। संविधान को अपनाया गया यानी अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा का काम पूरा हुआ और अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इस दिन के सम्मान में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन फिर इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? 2 महीने क्यों रुके? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक कारण था। क्या? बात 1929 की है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था।
और ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, उस तारीख की याद में? बिल्कुल। उस दिन की याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी। इस दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। चलिए, अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर उठता है। आलोचक कहते हैं कि हमारा संविधान तो एक उधार का थैला है, कि इसमें सब कुछ दूसरे देशों से लिया गया है। ये एक बहुत आम आलोचना है। क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। यह सच है कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने जहां से भी कोई अच्छा विचार मिला उसे लेने में संकोच नहीं किया। जैसे कि कहां से क्या लिया गया? कुछ मुख्य उदाहरण? जरूर। जैसे ब्रिटेन, जिसने हम पर राज किया, वहां से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार लिया और साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो अदालतें उस कानून को रद्द कर सकती हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा हथियार है। इसी तरह आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची? जी, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। वो क्या है? ये शक्तियों को बांटने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, कुछ विषय केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास। समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा? हाँ, शिक्षा, जंगल, शादी ब्याह। इससे टकराव की गुंजाइश कम होती है और सहयोग बढ़ता है। तो ये लिस्ट तो काफी लंबी है। फिर ये उधार का थैला वाली आलोचना गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने किसी भी विचार को आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने हर विचार को भारतीय मिट्टी, यहाँ की जरूरतों और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से बदला और ढाला। मतलब इंडियनाइज किया। बिल्कुल सही जवाब है। ये नकल नहीं बल्कि प्रेरणा और अनुकूलन था। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस आलोचना का जवाब देते हुए सभा में कहा था कि किसी देश के संविधान के मूल सिद्धांत पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे ही होते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपने विचार कहाँ से लिया, सवाल ये है कि क्या वो आपके लोगों के लिए काम करता है या नहीं। ये एक तरह से दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का भारतीयकरण था। तो हमने देखा कि कैसे एक विचार एक आंदोलन बना, कैसे एक सभा ने बंटवारे के बीच काम किया और कैसे दुनिया भर के विचारों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालकर एक विशाल दस्तावेज तैयार किया गया। एक लंबी यात्रा थी। ये सिर्फ तथ्यों और तारीखों की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है जो नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ता है। क्या? इन सारी प्रक्रियाओं, बहसों और तथ्यों के पीछे संविधान निर्माताओं का असली दर्शन क्या था? क्या वे सिर्फ एक रूल बुक, एक कानूनी दस्तावेज बना रहे थे, या वे भविष्य के भारत के लिए एक विजन स्टेटमेंट, एक दृष्टि पत्र तैयार कर रहे थे? ये सोचना दिलचस्प है कि बहस और समझौते की इस लंबी प्रक्रिया ने हमारे संविधान के चरित्र को किस तरह आकार दिया। एक ऐसा दस्तावेज जो कठोर भी है और लचीला भी, और जो आज 70 साल बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।